दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग 6th क्लास के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 यानी कहने का मतलब है बिहार सरकार द्वारा संचालित पुस्तक बुक जो बिहार सरकार के सरकारी स्कूल में चलती है वो बुक है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। कहने का मतलब है ये बुक पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमी, ये दोनों को मिला जुला असर है क्योंकि 6, 7 और 8 में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का अलग अलग बुक नहीं आती है, ठीक है, एक ही में आती। इस प्रकार दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, पहले मैं बोल देता हूँ, ठीक है। नहीं तो आपको बुक अगर आपके पास हो देख सकते हैं। तो इसको मैंने क्या किया है कि एक लाइन बाय लाइन लिखने की कोशिश किया हूँ, इसीलिए आपको क्या हुआ कि 2 दिन बीच में गैप हो गया, कोई वीडियो नहीं जा पाया इस चैनल के माध्यम से क्योंकि लिखने में कुछ टाइम लग गया, इस वजह से नहीं आ पाया, तो इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। और आज वीडियो आपके पास आ रहा है, आप देखिए इसे। और जो आगामी एग्ज़ाम है, जो बिहार सरकार का जो शिक्षक का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही लाभ होगा और इस बहुत उपयोगी होगा। इस बुक को पूरा पढ़ लेते हैं तो मैं कोशिश करूँगा आज, कल और परसों 3 दिन में तीनों बुक को 6, 7 और 8 को समाप्त करूँ। इससे पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैं करा चुका हूँ, आप चाहे तो इसी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, तो आप देखिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग चलते हैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की तरफ, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है। पहला देखिए लिखा हुआ है कि कक्षा 6 का है, ठीक है, और ये इसमें लिखा हुआ है कि पहला लाइन है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये जो डेट दे रखा हुआ है ये डेट याद रखिएगा, ठीक है, कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया, याद रखेंगे। इसे हम एडॉप्ट कहते हैं, ठीक है, इसे हम एडॉप्ट कहते हैं। संविधान को हमने एडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और लागू कब किया गया था? ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये 2 बातें हैं, हमने अंगीकृत किया, एडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। पहला अध्याय इसका है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। पहला अध्याय है विविधता की समझ, ठीक है। तो विविधता की समझ में देखिए पहला है कुछ हमारे पर्व दिए हुए यहाँ पर कि देखिए कैसे विविधता हमारे देशों में है, इस प्रकार करके है, आप इसको गौर से देखिए। कहता है कि राज्य और दिया है, पर्व दिया है, ठीक है। बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व पूछे आपसे, ध्यान रखिएगा, दुर्गा पूजा दे, काली पूजा दे, दशहरा दे, होली दे, दिवाली दे, कुछ भी दे, लेकिन उसमें अगर छठ पर्व रहे तो आप छठ पर्व को टिक करेंगे, ठीक है। बिहार में सबसे जो सुप्रसिद्ध त्यौहार है, पर्व है, वो छठ है। बंगाल में उसी प्रकार, बंगाल में दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, केरल में ओणम, झारखंड में सरहुल, ठीक है। ये सब पर्व इन राज्यों का एक महत्वपूर्ण पर्व है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बिहार में क्या, तो याद रखेंगे छठ पूजा, पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, तो केरल में ओणम और झारखंड में सरहुल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए है कि पूरे भारत में 1652 भाषा बोली जाती है, ध्यान रखेंगे कितना, 1652 भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ये तो खैर बोलने का है, आपने देखिए जैसे कि कहता है ना भारत में कि कुछ दूर में पानी चेंज होता है तो कुछ दूरी में भाषा चेंज होता है, ठीक है, यही वाली बात यहाँ पर भी है। संविधान की 8वीं अनुसूची, आपको पता है संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। उन 12 अनुसूचियाँ में 8वीं अनुसूची में क्या दे रखा हुआ, ध्यान देंगे दोस्तों। कहता है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, ठीक है, 22 भाषा है, तो इसके याद रखेंगे 22 भाषा को, ठीक है। और जितने भी भाषा है
उनको उस किताब में लिखा हुआ है कि शिक्षक उनका अभ्यर्थी को याद करवाएं 22 भाषा को। तो खैर कोई बात नहीं, आपको याद नहीं करना है, ठीक है, बस कुछ बातें याद करना है। देखिए मूल रूप से हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी उस समय, ठीक है, उस समय मूल रूप से जो मेरे पास सही बात है 8 अनुसूचियाँ थी और उन 8 अनुसूचियाँ में 14 भाषा, ठीक है, ये 8वें अनुसूची में 14 भाषाएं थी दिया हुआ मूल रूप में, ठीक है, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव करते गया। और दोस्तों ध्यान रखिए इस बात को लेकर कि 21वां संविधान संशोधन कब हुई थी, तो 1967 में हुई, ठीक है, और इस समय एक भाषा जोड़ा गया वो था सिंधी, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास भाषा कितना हो गया, 15 भाषा। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में। उस समय 3 भाषा जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। तो इस प्रकार कितना हुआ, 15 3 18 भाषा हो गया। और क्या हुआ कि आगे चलकर 92वां संविधान संशोधन 2003 में फिर से 4 भाषा जोड़ा गया, वो आपका है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ठीक है। अब जब बिहार का एग्जाम है तो दोस्तों ध्यान इस बात का रखिएगा, ये मैथिली आपसे पूछ सकता है कि मैथिली हमारे संविधान की 8वीं सूची में कब जोड़ा गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपका सही आंसर होगा 92वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है, 2003 याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बिहार से है क्वेश्चन। और यहाँ पर एक बगल का राज्य संथाली, यानी बगल राज्य झारखंड में संथाली भाषा चलता है, तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्या पता कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए इतना होने के बाद आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ, ठीक है। तो एक आप इस प्रकार एक जाति है महार, मुझे तो सही से नहीं पता है कि महार जाति क्या होता है, लेकिन अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 में जन्म होती, कब याद रखेंगे, 14 अप्रैल 1891 का जन्म है और इनकी मृत्यु 1956 में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान को लिखने वाले या रचयिता कर सकते हैं, ठीक है। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा में चुना गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है, चुना गया था। फर्स्ट चुनाव इन्हें बंगाल से हुई थी, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, देश बट गया, तो फिर वो जिस जगह चुनाव लड़े थे वो पूर्वी बंगाल में चला गया, तो फिर वो क्षेत्र से बाहर आना पड़ा और फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव महाराष्ट्र से करवाया गया और फिर संविधान सभा में आए, ठीक है। इनका सीट कांग्रेस से कोई नेता खाली किए थे और वहाँ से चुनाव जीतकर आए थे, ठीक है, महाराष्ट्र से। तो आगे देखिए लिखा हुआ कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया, ठीक है। तो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार के जो मन में सबसे पहले जो लाया था वो किसने लाया था, स्वराज पार्टी ने लाया था। कब लाया था, ध्यान रखने 1924 में लाया था, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, ठीक है, किसने किया था, याद रहना चाहिए आपको, ध्यान रखेंगे, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। कब किए थे, तो 1923 में किए थे, ठीक है। क्यों हुआ था, क्योंकि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी द्वारा, तो इन्हें खेद प्रकट हुई उससे और एक नई पार्टी स्थापना किया और कहा कि अब हम मतलब लेजिस्लेटिव के अंदर में घुस के केंद्रीय विधानसभा में जाकर हमें आज़ादी लड़ना पड़ेगा। और इनका इससे एक कहते हैं कि इसको उपलब्धि मिला और विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा में अंदर जाने का मौका मिला, ठीक है। खैर अच्छी बातें हैं और इससे कुछ फ़ायदा हुआ इनको, लेकिन याद रखेंगे कि सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार लाया था मन में वो लाए थे स्वराज पार्टी ने, लाया था 1924 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा देशी रियासत थी
जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। कौन थे याद रखेंगे? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, ध्यान रखिए। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि 3 ऐसे देशी रियासत थे जो कि भारत में नहीं मिलना चाहा, और वो कोशिश ये था कि कोई कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान में मिलेंगे, कोई कहा कि किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें से जूनागढ़ को मिला लिया गया, हैदराबाद को मिलाएंगे और कश्मीर को ही मिलाएंगे। ठीक है, लेकिन हैदराबाद का एक ऐसा देशी रियासत थे जिसने संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, ध्यान रखिए, कोई प्रतिनिधि इसके संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, याद रखेंगे कब चुना गया था, ध्यान रखेंगे वो डेट 9/11/1946। ठीक है, तो याद रखेंगे 9 नवंबर 1946 को सैयदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और बस 2 दिन बाद बस 11 नवंबर को ध्यान रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, दूसरा आपका अध्याय है। ठीक है, तो नेक्स्ट अध्याय क्या है? अध्याय 2 में देखिए आपके लिखा हुआ है ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। ठीक है, तो हम लोग ग्रामीण जीवन में ये देखिए, ये वहाँ पर पॉलिटी हो गया, ये लगता है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो ये दोनों चलेगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान और इकोनॉमिक्स दोनों चलेगा। ठीक है, तो देखिए ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप में देखिए क्या है, लघु किसान। ठीक है, तो लघु किसान दिया हुआ है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच जिसके पास ज़मीन हो वो लघु किसान कहा जाता है। ठीक है, और 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ ज़मीन होता है, ध्यान रखेंगे 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ ज़मीन होता है। ठीक है, इसके बाद सीमांत किसान है वो किसान जिसके पास केवल 1 हेक्टेयर ज़मीन हो। ठीक है, यानी ऐसा किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन हो या 2.5 एकड़ ज़मीन हो। ठीक है, नेक्स्ट बात लिखा है कृषक मजदूर लिखा हुआ है अपनी ज़मीन नहीं दूसरे के खेत में काम करते हैं, यानी ऐसे कृषक मजदूर, ऐसे किसान मजदूर जो कि अपना ज़मीन तो है नहीं, किसी दूसरे के ज़मीन में काम करते हैं। ठीक है, मध्यम वर्ग किसान यानी कहने का मतलब है 1 एकड़, ठीक है, 5 एकड़ 8 बीघा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऐसे हो तो वो मध्यम वर्ग किसान कहलाया जाएगा। ठीक है, 5 एकड़ या 8 बीघा की बात किया जाएगा। ठीक है, दोनों नहीं, 5 एकड़ या 8 बीघा। ठीक है, तो 5 एकड़ तो ध्यान रखेंगे ये 8 या 8 बीघा जो भी हो जाए तो मध्यम वर्ग किसान कहलाएंगे। नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है बड़ा किसान वो होता है जो बृहद किसान जिसको कहेंगे, उसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन हो। ठीक है, तो वो आपको बड़ा किसान कहा जाएगा। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी है देखिए 4.98% 2011 के जनगणना के अनुसार। मात्र इतना ही बड़ा किसान है, बाकी सब छोटे किसान, मझोले किसान या लघु किसान या सीमांत किसान के तरीके से हैं। ठीक है, देश में इन्हें बड़े ज़मींदार भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे देश में बड़े ज़मींदार हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा अध्याय में देखिए है शहरी जीवन का स्वरूप। ठीक है, तो तीसरा अध्याय शहरी जीवन में क्या क्या लिखा हुआ है, पटरी वाला व्यापारी सड़क किनारे चादर चटाई तिरपाल चढ़ाकर सामान बेचते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप शहर जाते हैं, पटना शहर में आप अगर रहते हैं तो आप देखेंगे हथुआ मार्केट में किस तरह का तिरपाल लगाकर, या पूरे पटना में ही देख लीजिए आप। ठीक है, हथुआ मार्केट का नाम लेना शायद उचित नहीं होगा, यहाँ पर किसी एक जगह का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन पूरे पटना में आप देखिए कितना लोग तिरपाल लगा कर अपना सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो वो पटरी वाला व्यापारी है। ठीक है, जो कि उनके पास कोई अस्थायी दुकान नहीं है, वो पटरी आज तिरपाल लगाएं, फिर नगर निगम वाला हो ना हो, उनको दिक्कत अगर हो, पब्लिक ने कोई कंप्लेन कर दिया, उनको उनके दुकान को उठा दिया जाएगा, क्योंकि वो लगाने का लीगल तरीका नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, वो अपना बेच रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो हमारे संविधान में कहता है कि आप
पटरी ठेला सब लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी अपवाद है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे सामने वाले को दिक्कत हो, ठीक है, रोड जाम हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं। आप ऐसे जगह हम लगाए जहाँ पर किसी को दिक्कत ना हो। तो आप देखते होंगे ये सब चीज़ें। भारत में शहरों की संख्या कितनी है? 4000 प्लस, ठीक है, 4000 प्लस शहरों की संख्या है, ठीक है। अध्याय 4 में देखिए इकोनॉमिक्स का ही है लेन देन का बदलता स्वरूप, ठीक है, बदलता स्वरूप। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए ये कहता है कि वस्तु विनिमय। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले जो हमारे पास मुद्रा नहीं था तो हम वस्तु से बदले वस्तु देते थे। ये किसी से पास गेहूं लेना है, अगर उनको रिक्वायर चावल है तो चावल दिए, गेहूं हमने ले लिया, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मेरे पास चावल है, उनके पास गेहूं है, अगर वो उसको ज्वार चाहिए, मेरे पास चावल है, मेरे पास ज्वार नहीं, तो हम गेहूँ कैसे लें उससे, ठीक है। तब रुपया का आया कि आप अपने सामान को रुपया में कन्वर्ट कीजिए और आपको जो लेना है लीजिए, क्या दिक्कत है, चावल लो, गेहूं लो, जो लेना है लो, ठीक है। तो इस प्रकार करके वस्तु विनिमय प्रणाली से पहले खरीद बिक्री होता था, ठीक है, लेकिन इससे बहुत दिक्कत होती थी। इस वजह से हमने वस्तु विनिमय प्रणाली को छोड़ा और हमने रुपया का या पैसा को लेकर हम लोग आए, ठीक है। तो देखिए वस्तु विनिमय का मतलब है जब किसी वस्तु के खरीद बिक्री दूसरे वस्तु के माध्यम से किया जाता था, ठीक है, एक वस्तु बदले दूसरे वस्तु देना, ठीक है। सेकंड देखिए लिखा हुआ श्याम नारायण रिक्शा वाला भभुआ जिले का कृषक मजदूर था, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सॉरी एससीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो श्याम नारायण होना पूछ सकता है कहाँ के रिक्शा वाले थे, तो भभुआ के कृषक मजदूर थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है प्राचीन काल में आखेट युग में जब मनुष्य जानवरों के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था तब पशुओं की खाल या चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में करता था, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में जब हम प्राचीन काल में जाएं, इतिहास में जाए, आप पूरा पाषाण काल में जाए, नवपाषाण काल, मध्य, इसके बाद जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग उस समय मनुष्य जानवरों को आखेट मतलब शिकार करते थे, ठीक है, और उनका मांस खाते थे, मांस खा लिए, चमड़ा को वो पहनने का भी काम करते थे, लेकिन अपने जीवन यापन का साधन था। आगे चल के पशुओं को खाल को या चमड़ा को का प्रयोग मुद्रा के रूप में करना शुरू कर दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। आगे है बाढ़ में पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में, ठीक है। तो जब चरागाह युग था, ठीक है, उस समय बहुत बार पशुओं का प्रयोग हम लोग अगर आप देखेंगे ऋग्वेदिक काल जाएंगे, उस समय कहा जाता है ईश्वर से दो ही चीज़ कल्पना करता था, या तो आप मुझे गाय दीजिए या तो मुझे पुत्र दीजिए, ठीक है। गाय संपत्ति का मुख्य आधार था, पुत्र भी एक तरह का संपत्ति ही था, ठीक है। कहता है कि ऋग्वेदिक काल में जब जाएंगे, आज हम लोग गाय को सामाजिक और धार्मिक आधार पर देखते हैं, ठीक है, समाज में रहते हैं, गाय रहना चाहिए, धार्मिक के रूप में देखते हैं, धर्म के आधार पर भी देखते हैं। लेकिन उस समय ऋग्वेदिक काल में जाएंगे तो सामाजिक धार्मिक से ज़्यादा गाय का महत्व आर्थिक रूप से में था, ठीक है। गाय ही उस समय पैसा का मेन जरिया था, यानी जिसके पास जितना गाय वो उतना ज़्यादा धनी व्यक्ति होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है मनुष्य जब खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग मुद्रा के रूप में, ठीक है। अभी भी मुझे याद है, अब मैं छोटा जब था तो हमें याद होता था कि कुछ भी सामान खरीदना है तो जाओ थोड़ा सा चावल लेके जाओ, थोड़ा धान लेके जाओ, बेच देना मार्केट में और सामान खरीद के ले आना। उससे पैसे की बहुत दिक्कत थी, ठीक है, पैसा था नहीं। आज सामान मेरे पास है, मेरे पास सामान नहीं है, पैसा बहुत है, ठीक है। आज चावल दाल की कमी होती जा रही है, पैसा सबके पास आ रहा है, इसलिए चावल की महंगाई कहाँ तक जा रही है। अगर आप गांव के रहने वाले साथ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो शहर में रहकर अपने जीवन यापन कर रहा है उनको पता है कि चावल का रेट क्या होता है या गेहूँ का रेट क्या है, ठीक है। तो मुझे अपनी बचपना याद है और मैं आपको क्या इसमें तो मैं बोल ही सकता हूँ, अपना फेस शेयर नहीं कर पा रहा आपके पास, लेकिन मैं मेरी भावना को आप समझिए। मुझे वो दिन अभी भी याद है कि चावल गेहूँ या धान बेचकर हम लोग मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाते थे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, वो दिन चला गया, ठीक है। आज पैसे की समय है और आज लोग धान चावल उस हिसाब से नहीं अभी बेचते हैं, ऐसे बात नहीं बेचते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं बेचते हैं जो उसमें बेचता था। 10 किलो बेच के
चलो सब्जी ले आओ, ठीक है। तो 20 किलो बेच के तो कुछ ये खरीद के ले आओ। आज हम चावल गेहूँ जरूर बेचते हैं, लेकिन बल्क रूप में बेचते। करने मतलब है कि जितना है एक 10 कुंटल मेरे पास हुआ, 10 कुंटल एक बार में बेच दो, ठीक है। वो पैसा कहीं और लगा देना है। और सब्जी खरीदने के लिए चावल गेहूँ आजकल नहीं बेचा जाता है, ठीक है। खैर चलिए आगे चलते हैं। अनाज के रूप में हमने मुद्रा के रूप में प्रयोग किया अनाज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है आगे देखिए कि भारत में सबसे पहले चांदी का सिक्के बने। ध्यान रखेंगे जो भारत में है वो सबसे पहले चांदी का सिक्के बने, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिल्ली में गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने ऐसे ही एक चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया का नाम दिया गया। ध्यान रखेंगे शेरशाह सूरी, ठीक है, याद रखेंगे। जिसका मकबरा आपका सासाराम में है, जो अष्टकोणीय मकबरा है, ध्यान रखेंगे। और बिहार में सासाराम में है, तो आपसे पूछ भी सकता है। मैंने हिस्ट्री अच्छी तरह से करवाया हूँ, आप चाहे तो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो का आई बटन में भी उसका लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें शेयर कर दूँगा और कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक शेयर कर दूँ, ठीक है। तो याद रखेंगे शेरशाह सूरी जिसका मकबरा खुद से बनाए थे, ध्यान रखेंगे। और सासाराम में अष्टकोणीय मकबरा है जो कि तालाब के बीच में है, ठीक है, आप देख सकते हैं जाकर। तो उसी ने, और इसकी अगर दिल्ली सत्ता देखा जाए शेरशाह सूरी का 1540 से 45, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसने हुमायूं को हरा कर दिल्ली सत्ता स्थापित किए थे और सूर्यवंश की स्थापना की, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने एक सिक्का चलाया था जिसे हम रुपया के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत में मुगल साम्राज्य के समय में मुद्रा की मोहर चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलता था। ध्यान रखेंगे तो चांदी का क्या है, रुपया, और तांबे का दाम, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रख, की पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुगल काल की बात किया जा रहा है। अगर मुगल काल की पूरी काल देखा जाए तो कब से कब तक, 1526 से लेकर 1707 तक, ठीक है। ये मुगल सत्ता का काल है। तो उस समय देखिए चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलता था, ठीक है। अगला चीज़ें हैं, कहता है आरबीआई को कागज नोट जारी करने तथा छापने का अधिकार है और सिक्के जारी करने का अधिकार वित्त मंत्री के पास है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब है आरबीआई, ठीक है, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, उसमें देखिए कागज के नोट पर आरबीआई गवर्नर का क्या साइन रहता है, ठीक है, सिग्नेचर रहता है, ठीक है। और जबकि ध्यान रखेंगे जो सिक्का मेरे पास है जो कि 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का, देखिए सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है, वित्त मंत्री के पास है। ध्यान रखेंगे कागज़ के नोट को जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है, तो सिक्का जारी करने का अधिकार वित्त मंत्री के पास है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर आते प्लास्टिक मुद्रा। आपको कोई बोला होगा कि आजकल प्लास्टिक का मुद्रा चलता है, लेकिन आपके मन में ये आया होगा क्या प्लास्टिक का मुद्रा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो मेरे पास एटीएम है, ठीक है, एटीएम के साथ उसमें डेबिट कार्ड भी लिखा होगा, ठीक है। तो देखिए एटीएम से डेबिट कार्ड, या बहुत किसी कहते हैं एटीएम के साथ क्रेडिट कार्ड भी लिखा रहता है, ठीक है। वो प्लास्टिक का है, वो किसी और चीज़ का नहीं है, लोहा का बना नहीं है, किसी तांबे का बना नहीं है, किसी धातु का बना नहीं है, वो प्लास्टिक का है। आप स्वैप करते हैं, मशीन में डालते हैं, उससे रुपया आ गया, ठीक है, वो प्लास्टिक कार्ड है। आज तो खैर रुपया धीरे धीरे एटीएम तो लगता है बंद हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपका ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, अब रुपया को निकालना नहीं चाहता है, क्योंकि आप टेंशन इस बात का नहीं है कि 79 रुपया हुआ कि 59 है कि 49 है, क्यों भाई चेंज का टेंशन लेना है कि 52 रुपया है, 51 रुपया है, तो 1 रुपया कहाँ से लेकर आए। इससे बढ़िया है कि आप ऑनलाइन कर दीजिए, टेंशन मुक्त हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि उस एटीएम कार्ड को हम प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं, ठीक है। ध्यान, एटीएम कार्ड को हम प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आज सिक्का जो बनता है वो एल्युमिनियम निकेल का बनता है, लेकिन वर्तमान में जो सिक्का बन रहा है वो देखिए बड़ा अच्छा नाम लिखा है, फेरी रिटक स्टेनलेस स्टील। ध्यान रखेंगे इसका बनता है, ठीक है। साथ से साथ इसमें क्या होता है, 17% क्रोमियम है और 83% आयरन है, ठीक है। ये लोहा और क्रोमियम को मिलाकर स्टेनलेस स्टील का एक सिक्का आपके पास आ रहा है। देखिएगा उस सिक्का में जंग नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद है
कि अलग अलग सिक्के अलग अलग धातु के बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक इकोनॉमिक्स था। पहला एक अध्याय आपका पॉलिटी था, यानी पॉलिटिकल साइंस था, और बाकी 2, 3, 4 अध्याय आपका इकोनॉमी था। अब फिर से आपके पास एक 5वां अध्याय आ रहा है जो कि ये भी आपका पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, इसमें देखिए आपका टॉपिक है हमारी सरकार। तो सरकार का 3 अंग है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, साथ ही साथ आप कह सकते हैं प्रेस। ठीक है, जो चौथा स्तंभ है। तो देखिए कहना कि मतलब इस तीनों का मतलब एक बात में समझिएगा आप। ठीक है, अगर ढेर अब किताब पढ़ेंगे, अधिक दिमाग लगाएंगे तो शायद समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विधायिका का काम है नियम बनाना। ठीक है, यानी जो संसद में नियम बनती है उसका वो है विधायिका। ठीक है, और जो नियम को पालन करवाएंगे वो कार्यपालिका है। ठीक है, जैसे डीएम नियम को पालन करवा रहे हैं, एसपी नियम को पालन करवा रहे हैं, वो आपका कार्यपालिका है। ठीक है, और जो संसद में कानून बना वो हमारे मूल अधिकार को कहीं तो कोई छोटा नहीं कर रहा है, यानी उस पर कोई अड़ंगा तो नहीं डाल रहा है। कहने मतलब है उनको उनका कहाँ तक वो सही है कानून। ठीक है, मूल अधिकार, क्योंकि फंडामेंटल राइट का जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। ठीक है, तो जो भी संसद में कानून बनती है तो न्यायालय का देखने काम है कि वो मूल अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है किसी प्रकार से। ठीक है, तो याद रखेंगे विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करवाना, और न्यायपालिका का कानून है उस कानून को देखना है कि कहीं मूल अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि न्यायालय मूल अधिकार का संरक्षक है। ठीक है, अब कार्यपालिका का प्रधान ध्यान राष्ट्रपति है। आप देखते होंगे जो भी कोई सेलेक्ट आईएएस में होता होगा उनको खासकर राष्ट्रपति प्रत्येक साल देखते हुए फोटो खिंचाते होंगे, उनको नियुक्ति पत्र देता होगा। तो याद रखेंगे कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। यहाँ पर विधायिका जो संसद में, ठीक है, तो संसद में हमारे यहाँ पर विधायिका का जो हेड है वो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इस प्रकार करके हमारे कानून बनते हैं और कानून को पास होकर वो पूरे देश में लागू हो जाता है, और लागू होना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना कार्यपालिका का काम, और न्यायपालिका उस पर देखरेख करते हैं। ठीक है, तो याद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नियम बनाने काम विधायिका का है। ठीक है, और बदले गए नियम के लिए, ठीक है, बदले गए नियम एवं ये लिए गए निर्णय को सब पर लागू करने काम कार्यपालिका की होती है, और न्यायपालिका स्वतंत्र इकाई है, यानी उसका अपना एक अलग काम है। ठीक है, एक देखिए एक बुक है महात्मा गांधी का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग से पूछ भी सकता है, यंग इंडिया नामक बुक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था, कब प्रकाशित हुआ, तो 1931 में हुआ। ठीक है, 1931 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन देश कब कब दिया, ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया 1902 में, अमेरिका 1920 में, इंग्लैंड 1928 में, फ्रांस, भारत, जापान भी उनके बाद में दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार करके महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद देखिए भारत के बारे में लिखा, भारत शासन अधिनियम 1928 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उसमें ये प्रावधान लाया गया था कि पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, लेकिन सारी महिलाओं को नहीं मिला था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कहता है कृष्णा और कावेरी नदी विवाद 2 राज्यों के बीच में है। कौन कौन राज्यों के बीच हैं उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, देखिए जो आपके बुक में है वहीं पर तक रुकते हैं, अधिक नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि अधिक बढ़ने का मतलब होता है कि ज़्यादा कुछ बोलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है, और कहा गया है कि आपका एससीईआरटी से क्वेश्चन आएगा तो अधिक क्यों पढ़ें आप, ये भी वाला बात है। ठीक है, तो कृष्णा कावेरी जो विवाद है, नदी जल विवाद है, वो दो राज्यों के बीच में, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। ठीक है, सतलज नदी विवाद कौन कौन राज्यों के बीच में है, देखिए ध्यान रखिए, तो यहाँ पर आपका हरियाणा और पंजाब 2 राज्यों के बीच में। ठीक है, मेरे पास अभी
केंद्र शासित प्रदेश कितना है, जिसको आप यूटी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे यूटी क्षेत्र मेरे पास कितना है, 8 राज्य हैं। कौन कौन है, ठीक है, कौन कौन यूटी क्षेत्र है, एक दिल्ली, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 हो गया, तीसरा चंडीगढ़, ठीक है, चौथा दादर और नगर हवेली एवं दमन एंड दीव, ठीक है, इनको मिला दिया गया, ठीक है, मिला दिया गया। कब मिलाया, 26 नवंबर 2019 को घोषित, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ, ठीक है। इसके बाद 5वां देखिए, ठीक है, 5वां आपका लक्षद्वीप, इसके बाद पुदुचेरी, फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर इसके बाद लद्दाख, ठीक है। इस प्रकार करके 8 केंद्र शासित प्रदेश है मेरे पास, जो कि आपको याद रखना है। कौन कौन, तो दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप, एक ही में है, ध्यान रखेंगे, अलग अलग अब नहीं रहा ये, ठीक है। इसके बाद लक्षद्वीप, पौंडीचेरी तो आपको पता पहले से ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख को 2 यूटी क्षेत्र बना दिया गया, ठीक है। अगला अध्याय है ग्राम पंचायत, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि हमारा सबसे लोअर आप कह सकते हैं कि एक तरह से अधिकार दिया है ग्राम पंचायत का, ठीक है। तो देखिए, जिससे आप कह सकते हैं कि केंद्र में शासन जो है वो केंद्रीकृत नहीं है, बल्कि विकेंद्रीकरण की तरफ आगे बढ़ा है, और उसी का एक परिणाम है मेरे पास ग्राम पंचायत है। उसमें देखिए BLO, ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर, याद रखेंगे, ये आपसे पूछ सकता है फुल फॉर्म BLO का मतलब क्या है, ठीक है। तो बूथ लेवल ऑफिसर, ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत की जनसंख्या कम से कम 7000 या उससे अधिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत वहीं होगा जहाँ पे 7000 या उससे अधिक जनसंख्या हो। बिहार में पंचायतों में आरक्षण दिया गया था सबसे पहले, ध्यान रखेंगे, वो भी स्थानीय स्तर पर आरक्षण दिया गया था, और इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं। और आपको बता दें कि सबसे पहले बिहार राज्य ही महिलाओं को ग्राम पंचायत में, या आप कह सकते हैं ग्रामीण, जो कि हमारे पास ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, या फिर आप उसी प्रकार का एक नगर पंचायत भी होता है, ठीक है, उसमें जो महिलाओं का जो आरक्षण मिला, जो 50% सीट आरक्षित किया गया था, कब किया गया, 2006 में किया गया था। तो याद रखेंगे, ये पहली बार जो उठाया था, कदम उठाया था, वो बिहार सरकार ही उठाया था, ठीक है, या बिहार राज्य उठाया था। चलिए ध्यान रखेंगे, जो स्थानीय स्वशासन है, उन स्थानीय स्वशासन में जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था, वो बिहार राज्य पहला दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत, ठीक है, आय का स्रोत में क्या है, एक कर जो खुद लगा सकता है, ठीक है, और सरकार द्वारा दिया गया अनुदान उनके पास है, ठीक है, यानी सरकार इसको अनुदान देते रहता है, कुछ कुछ कर अपना खुद लगाते हैं, ठीक है। गांव के ज़मीन का नापना और उसका अभिलेख रखना किसका काम है, हल्का कर्मचारी, ठीक है। आप जाएंगे ब्लॉक में, आपको मिल जाएगा ये हल्का कर्मचारी, ठीक है। इसे पटवारी, लेखापाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो भी कहते हैं। हल्का कर्मचारी क्या क्या कहते हैं, पटवारी, लेखापाल, ग्रामीण अधिकारी और कानूनगो भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे है हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन, ठीक है। नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन के बराबर हिस्सा यही सभी राज्यों तथा के शासित प्रदेश में लागू होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म में जो पहले ये था कि नहीं बेटी को ज़मीन नहीं देना है, ठीक है, उनको बराबर हिस्सा नहीं देना है, तो आज भी देखिए नहीं ही होता है, ठीक है। भारत एक इमोशनल देश कह सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगाव वाला देश है, क्योंकि बेटी को कहते हैं कि क्या जाके भैया से लें, ज़मीन बंटवारा करें, क्योंकि उससे बंटवारा करेंगे तो दुखी हो जाएगा, फिर पूरा समाज नहीं चल पाए, तो इस प्रकार आज भी नहीं चल रहा है, ठीक है। बहुत कम में होता होगा जो इस तरह की बातें होती होगी, नहीं तो अभी भी ग्रामीण अवस्था में देखेंगे तो ऐसा कुछ भी घटना दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, मेरे पास है, ठीक है, ये कानून है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, और उनको बराबर हिस्से देने की बात किया गया, इस सभी राज्यों और केंद्र प्रदेशों में भी लागू होती है, ठीक है। अब इसी में ग्राम पंचायत था, उसी में एक नगर का स्थानीय स्वशासन भी है, यानी
हम देखते हैं कि बहुत जगह हम जहाँ गांव में ग्राम पंचायत है तो नगर में नगर प्रशासन है या नगर स्थानीय स्वशासन है। तो जैसे कि देखिए बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखेंगे वो कब हुई थी, 1952 में हुई थी। ठीक है, 1952 में हुई थी। देखिए यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। ठीक है, यही तो ये था 6th क्लास का SCERT। बस इसको आप देखिए और इससे लाभ उठाइए। ठीक है, कोशिश करूँगा कल 7 और 8 दोनों को एक साथ डाल दिया जाए या आप तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है, तो आप तक पहुंच जाएगा, कोशिश करेंगे। उसके बाद जस्ट अगले दिन कोशिश मैं करूंगा कि पर्यावरण भी आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है, यानी एक पर्यावरण भी पार्ट आपको दिया गया है, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी आपके तक पहुंचाया जाए। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहेंगे और जो भी आपके क्वेरी है आप लोग इसी तरह कमेंट करेंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको मतलब आपके जो भी क्वेरी है उनको फुलफ़िल करें। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए और जय हिंद जय भारत।